हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ये चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको रटने हैं, जो आपको याद रखने हैं। आपके मार्क्स अपने आप आएंगे अगर आप ये पॉइंट्स याद रखते हैं तो। ये वीडियो में कोई इमेजेस नहीं है, पर दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप इसको ध्यान से सुने तो। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। देखिए, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिनको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, पर इनमें से कुछ कंट्रीज़ हैं जो सिर्फ एक टाइम के बाद या एक टाइम के पहले डेमोक्रेसी थी। 3 एग्जाम्पल मैं बोलूँगी, आपको याद रखने हैं। पहला है चाइल्ड, पिनोशे के रूल के बाद। दूसरा है पोलैंड, कम्युनिस्ट रूल के बाद। और फिर है घाना, नक्रुमास गवर्नमेंट के पहले पीरियड में। मतलब जब नक्रुमास गवर्नमेंट बिल्कुल शुरू हुई थी तो वो डेमोक्रेसी था, उसके बाद नहीं था। वैसे ही पोलैंड जब कम्युनिस्ट रूल चला गया तो वो डेमोक्रेसी था। और चाइल्ड जब पिनोशे रूल शुरू नहीं हुआ था और जब ख़त्म हो गया तो वो डेमोक्रेसी था। तो डेमोक्रेसी की सबसे पहले हम एक नॉर्मल सिंपल डेफिनेशन समझते हैं। दैट इज़ डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल्स इलेक्ट देयर रूलर्स। पर हर वो गवर्नमेंट जहाँ पे इंसान, मतलब सब लोग मिलके कोई पीपल को इलेक्ट कर रहे हैं, रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, वो एक डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, म्यांमार। तो म्यांमार एक जगह है जहाँ पे द आर्मी रूलर्स को लोग तो सेलेक्ट करते नहीं, पर जो आर्मी के कंट्रोल में है दे आर द रूलर्स ऑफ द कंट्री। मतलब जो आर्मी के कंट्रोल में है वो पूरी कंट्री का रूलर है, और पीपल उनको नहीं सेलेक्ट करते, पर इसलिए वो डेमोक्रेसी नहीं है। वैसे ही दूसरी जगह आती है डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे। वो भी, उनको भी डिक्टेटर को किसी ने नहीं सेलेक्ट किया, पर फिर भी वो है। फिर आते हैं किंग ऑफ नेपाल और सऊदी अरेबिया। यहाँ पे भी उनको किसी ने सेलेक्ट नहीं किया है, सऊदी अरेबिया के किंग्स को और पिनोशे को, किंग ऑफ नेपाल को। ये किंग्स को किसी ने सेलेक्ट नहीं किया, पर बस वो रॉयल फैमिली में पैदा हो गए, इसलिए वो किंग्स बन गए। तो ये म्यांमार के आर्मी रूलर्स, पिनोशे और ये जो सऊदी अरेबिया के किंग्स वगैरह हैं, ये सब कोई भी मतलब डेमोक्रेसी के पार्ट नहीं है। ठीक है, अगर हम ये डेफिनेशन यूज़ करें कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स, तो जहाँ पे भी इलेक्शन होता है वो कंट्री एक डेमोक्रेसी हो गई। मतलब ऑलमोस्ट सारी कंट्री डेमोक्रेसी हुई, पर ऐसी बात नहीं है। तो अब हम डेमोक्रेसी की वो 4 फीचर्स पढ़ेंगे जिनसे डेमोक्रेसी बनती है। पहला है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। देखिए, ये पाकिस्तान पढ़ेंगे हम यहाँ पे, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स में। यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो 1999 में, मतलब जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक व्हाट यू से लाइक मिलिट्री जो थी ना वहाँ के हेड थे। तो उन्होंने 1999 में एक मिलिट्री कूप वो लेके गए और उन्होंने एक ओवरथ्रू कर दिया डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। उन्होंने ओवरथ्रू कर दी और ख़ुद को बोल दिया कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है कंट्री के। फिर बाद में उन्होंने अपनी ये डेजिग्नेशन चेंज कर ली प्रेसिडेंट पे। फिर 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम होता है एक डायरेक्ट वोट, ठीक है, गिवन बाय अ इलेक्टोरल गवर्नमेंट टू डिसाइड टू एक्सेप्ट और डिनाई द गिवन प्रपोजल। मतलब जो इलेक्टोरल गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट करती है या डिनाई करती है कि क्या होगा ये। तो फिर एक रेफरेंडम करा दिया जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, और फिर उनको 5 ईयर की एक्सटेंशन मिल गई, मतलब 5 साल के लिए और वो प्रेसिडेंट बन गए। तो पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह ने कहा कि ये जो रेफरेंडम था वो मैल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड के बेसिस पे हुआ। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया,
फिर अगस्त 2002 में जब उनको लगा कि चलो मेरे 5 साल जब ख़त्म होंगे तो क्या होगा, तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक मतलब लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया उन्होंने, विच अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके हिसाब से जो भी मतलब जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है। क्या होता है कि कोई भी जैसे प्रेसिडेंट या कुछ है तो उसके पास होती है मतलब सिविलियन कैबिनेट होता है, जहाँ पे वो अपने बोलता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, और वो सिविलियन कैबिनेट के लोग काम करते हैं वो करने के लिए। तो सिविलियन कैबिनेट में पहले से ही मतलब अगर वो मिलिट्री के राजा मिलिट्री में आगे हैं तो मतलब मिलिट्री के ही लोग होंगे उस सिविलियन कैबिनेट में। तो पहली बात तो सिविलियन कैबिनेट में पहले से मिलिट्री के लोग थे, ऊपर से उसके ध्यान रखने के लिए, उसकी सिक्योरिटी करने के लिए जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है सिविलियन कैबिनेट के लिए, वो भी मिलिट्री ऑफिसर से डोमिनेट हो गए। मतलब द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट was supervised by a national security council which was dominated by the military officials। फिर क्या हुआ, ये लॉ जैसे ही पास हुआ तो इलेक्शंस उसने दोबारा हेल्ड किए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में। जो नेशनल प्रोविंशियल असेंबली आ गया उसको जो राजा था मतलब जो प्रेसिडेंट था उसने हटा दिया, क्योंकि उसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास कर रखा था, मतलब वो आराम से हटा सकता है। तो अब क्या हुआ, सो पाकिस्तान हैज़ elected representatives, but the major part of taking elections it lies with General Musharraf itself। अब हम पढ़ेंगे कि अगर पेपर में लिखने को आए what are the reasons due to which like Pakistan cannot be called a democracy, तो आप क्या लिख के आएंगे। There are two reasons। First, the power to take final decisions lies with the army officials and General Musharraf। The power to take final decisions lies with General Musharraf and the military people, none of which are elected by the people। Second, the Pakistan has formally elected parliament and elected representatives, but there is no power in, but the real power held with the is lies with the those who are not elected by the people। तो इससे हमें क्या समझ आया कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट लाई विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इसमें दो एग्जाम्पल लेंगे, एक चाइना का और एक मैक्सिको का। इन चाइना द इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए हमेशा 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, वहाँ पे पार्लियामेंट को कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। बट क्या होता है कि एंड द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इट पार्लियामेंट हैज़ नियरली 3000 people selected from all over the country, but the people who are approved by the Chinese Communist Party can only go into the parliament। मतलब प्रेसिडेंट उनमें से ही कोई बनेगा जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का है, और 8 स्मॉल पार्टीज अलाइड टू इट। तो गवर्नमेंट हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की फॉर्म होगी। दूसरा है कि इंडिपेंडेंस के बाद से मैक्सिको में हर 6 साल बाद इलेक्शंस तो होते हैं। ठीक है, और कभी भी वहाँ पे किसी मतलब क्या कहते हैं मिलिट्री या डिक्टेटर का रूल नहीं हुआ है। पर 2000 के बाद से सारे इलेक्शंस जो भी मैक्सिको में हो रहे हैं वो PRI जीत रही है। PRI इज़, ये उल्टा लिखा हुआ है एक्चुअल में, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग, इट इज़ इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। और वो क्यों जीत रही है, बिकॉज अपोजिशन पार्टी जो है वो इलेक्शंस में तो आती है, पर PRI इतनी गंदी गंदी ट्रिक्स, डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती है। देखो अब मैं आपको बताऊंगी वो डर्टी ट्रिक्स कौन सी है।
ऑलमोस्ट 5 से ज़्यादा है। पहली तो है कि टीचर्स और वगैरह को वो एक मीटिंग में, पार्टी में बुलाते थे और वहाँ पे उनको इंस्ट्रक्ट करते थे कि पेरेंट्स को वो फोर्स करें। तो टीचर्स, सेकंड पॉइंट हो गया कि टीचर्स फोर्स करा करती थी पेरेंट्स को पीआरआई को वोट करने के लिए। तीसरा हो गया कि वो हैरेस करते थे दूसरे अपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट्स को, और उनकी मीटिंग, थर्ड पॉइंट है, उनकी मीटिंग को डिसरप्ट करते थे। फिर जो पोलिंग बूथ्स होते थे वो लास्ट मिनट में वो शिफ्ट कर दिया करते थे जहाँ से उनको वोट्स मिल रहे होते थे, और उसके बाद वो अपने कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते थे, जो सारी मीडिया और ये सब इग्नोर किया करती थी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी में हो रहा है वो इग्नोर करती थी, बिकॉज दे नो कि वो भी फंस जाएंगे। तो फिर अब देखो, अब चाइना और मैक्सिको में लेकिन डिफरेंस क्या है। चाइना में कोई सीरियस चॉइस नहीं मिलती, जो या तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है या चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, और इसलिए कोई रियल चॉइस ही नहीं है। मैक्सिको में चॉइस तो मिलती है, पर जो पीपल हैं दे हैव लाइक, उनको क्या होता है कि उनके पास चॉइस है पर वो एक्चुअल में कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि पीआरआई गंदी ट्रिक्स यूज़ करके जीत ही जाती है। देयर इज़ नो वे पीआरआई कैन बी डिफीटेड। फिर होता है कि मैक्सिको, चाइना में कोई गंदी ट्रिक्स नहीं यूज़ होती, पर वहाँ पे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी किसी और को इलेक्शन लड़ने ही नहीं देती, पर मैक्सिको में गंदी गंदी ट्रिक्स यूज़ होती है। तो इससे हमें क्या समझ आया? पहला पॉइंट तो था मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। दूसरा पॉइंट है कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन मीन्स a democracy must be based on a free and fair electoral competition in which those currently in power have fair chance of winning or losing। ठीक है, बाकी अगर मैं आपको एक और पॉइंट समझाती हूँ, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। जिम्बाब्वे ने अपने इंडिपेंडेंस अटेन कर ली 1980 में। उसके बाद से वहाँ पे ज़ानू पीएफ नाम की एक से पार्टी लीड कर रही है। उसका जो लीडर है रॉबर्ट मुगाबे, वो तब से लीड कर रहा है। रॉबर्ट मुगाबे बहुत मतलब पॉपुलर है, पर वो गंदी ट्रिक्स यूज़ करता है। जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं उनको हैरेस किया जाता है, उनकी मीटिंग डिस्टर्ब की जाती है। गवर्नमेंट के खिलाफ आप कुछ भी बोलोगे वो इलीगल हो जाता है। आप बस एक थोड़े से अमाउंट में गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोल सकते हो, मीडिया वगैरह को बोलने नहीं दिया जाता। जो जर्नलिस्ट हैं प्राइवेट न्यूज़पेपर्स के, उनको भी हैरेस कर दिया जाता है। पर ये मैक्सिको में क्या है कि वो अपोजिशन पार्टी को हैरेस नहीं करते, बल्कि वो अपनी तरफ वोट्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फिर क्या होता है? तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर है तो उसे लिमिट्स के अंदर रूल करना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीज़न के राइट्स को फॉलो करता है। तो थैंक्स। अगर आपको अभी भी और कुछ जानने की इच्छा हो, जो आगे वाला लास्ट पॉइंट है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।